अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोगों ने कहा आपका हुक्म सर आंखों पे। हफ्ते में मैंने जी 3 कहानियां सुनानी इंशाल्लाह शुरू कर दी, पूरी कोशिश होगी। अच्छा, कुछ लोग अभी भी मुझे लिख रहे हैं कि नहीं आप इसको और भी तादाद बढ़ाएं, 3 भी कम है, 4 कर दें। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूँगा, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे ऑफ कैमरा स्टोरी हो, राज हो, आपके पूछे गए सवाल हो, कोई भी एक नया प्रोग्राम जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो भी जो आप कहेंगे, मेरी कोशिश ये होगी कि आपकी पसंद को मैं सामने रखूं और वैसा ही करूं। अगर आप लोगों का ज़्यादा मुझे फीडबैक आता है इस तरह का कि नहीं जी आप 4 कर दें हफ्ते में, तो हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना प्रोग्राम तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूं जो आप लोगों को अच्छा लगता है। 3 आप लोगों ने कहा, बहुत ज़्यादा कहा गया, तो मैंने 3 स्टार्ट कर दिए हैं। अब अगर आप लोग मुझे आपका फीडबैक मैं देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसमें मुझे यही कहा गया है नहीं आप इनको बढ़ा दें तादाद को, तो ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना बेस्ट कर सकता हूँ 4 कर दूँ। तो कमेंट्स दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। ये ना समझा करें कि आपके मैसेज मैं पढ़ता नहीं हूँ। जितने भी आप मैसेज मुझे चाहे वो किसी प्रोग्राम के नीचे लिखते हैं, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो प्रोग्राम के नीचे आप लाजमी मुझे कमेंट्स ज़रूर दिया करें। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे जी भेजी है, नाम है इनका आमिर ख़ान, मैरीलैंड यूएसए में ये रहते हैं और इन्होंने कहानी भेजी है। इनके एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने इनको कहानी सुनाई, उनके साथ ये वाक़या पेश आया था। असल में इन्होंने एक ऑफ कैमरा स्टोरी अपने दोस्त को सेंड की कि इसको सुने, और जब उन्होंने कहानी सुनी तो उनको मेरी ये कहानी ऑफ कैमरा स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा क्या मैं भी अपनी कहानी भेज सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप मुझे सेंड कीजिए, मैं मजहर मलिक को आगे सेंड कर दूंगा। तो उन्होंने उनको कहानी सेंड की, तो उन्होंने एज इट इज़ कहानी मुझे सेंड की, जो मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं की ज़बानी आपको सुना सकूँ। उन्होंने कहा नाम उनका आप चेंज कर दें, फ़र्ज़ी नाम उन्होंने ख़ुद बताया दोस्त का, शानी। उन्होंने कहा आप कर दें जी, मैं शानी उनका नाम रखने जा रहा हूँ। और वाक़या है जो उनके साथ ये पेश आया था कैलिफोर्निया में। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा ना बताएं, यूएसए की ये कहानी है। वो कहते हैं जो दोस्त हैं इनका अक्सर, अब तो कम हो गया, पहले अक्सर 2-3 दोस्त ये शिकार पे जाते थे। इनको शिकार का बहुत शौक़ था, नहीं तो कम से कम कैंपिंग ये ज़रूर करते थे। कैंप अपने साथ ले जाते थे कहीं भी जंगलों में, वीरानों में। जितना मैंने अमेरिका अभी तक देखा है, तो मुझे तो अभी भी ख्वाहिश है कि मैं और से और देखूं, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर को लाइक करता हूं। तो वहाँ पे तो इतनी जगह हैं जहाँ पे आप बार बार जाएं तो आपका बार बार जाने को दिल करेगा। जितनी जगहों पे मैं गया हूँ वहाँ पे मैं चाहूँगा मैं बार बार वहाँ पे जाऊँ, लेकिन अभी तो हमने देखा ही कुछ नहीं था। इतना बड़ा है वो, बाई रोड भी जब आप गुजर रहे होते हैं तो ऐसी रास्ते में इतनी जगहें आती हैं कि आपका दिल करता है कि बस यहीं रुक जाएं, यहीं बसेरा करें, इसी खामोशी को, इसी वीराने को, इसी रात की तारीकी के बोलते हुए अंधेरे को, जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कौन, चांद, तारे, तारीकी, जैसे हम कलाम हैं आपस में, लेकिन उनकी सरगोशी, उनकी बातें अगर कोई सुन सकता है तो वही जो वहीं पे रात गुजारे, खामोशी इख्तियार करे, आंखें और कान खुली रखे और महसूस करने की कोशिश करे, तो उस वक्त फ़िज़ा उसको भी कुछ न कुछ कहते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए सुनाई देगी। कहानी कुछ यूँ है, वो कहते हैं दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनता था अक्सर, कभी 3 दोस्त, कभी हम 4 दोस्त, इस तरह प्रोग्राम बनाते और कैंप वगैरह गाड़ियों में साथ रखते और पहुंच जाते। किसी भी वीराने में हम जाते, खाने पीने का सामान हमारे साथ होता, रात को हम कैंपिंग करते। बाज़ों का 2 रातें भी हम रुक जाते, सैटरडे फ्राइडे वहाँ रात को पहुँचते, सैटरडे की रात को भी वहीं पे गुजारते और अक्सर संडे को वापस आते। यानी 2 रातों का भी स्टे होता और बाज़ों का 1 रात का वहाँ पर हमारा स्टे होता। एक जगह के बारे में हमने सुन रखा था, जगह तो बहुत दूर है लेकिन उससे आगे एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ पे मछली बहुत होती है, मछली का शिकार होता है। लेकिन उसके बारे में हमने जो किस्से कहानियाँ सुन रखी थी वो बहुत ही अजीबो गरीब थी। उसके बारे में पहली बात जो सुनने में आई थी वो ये था कि जब शिकारी उस रास्ते पे जाते हैं तो एक जगह ऐसी आती है कि गाड़ियाँ आपको रोक देनी पड़ती हैं। उसके बाद पैदल सफ़र शुरू होता है। वो पैदल सफ़र करके आप उस तालाब तक, उस पानी तक, उस समंदर या दरिया तो नहीं, एक बहुत बड़ी झील कह ले, वहाँ तक आप जब पहुँचते हैं
तो वहाँ पे आपको मछली बहुत ज़्यादा शिकार करने को मिल जाती है। लेकिन रास्ता वो कहते हैं ऐसा अजीबो-गरीब था, कोई प्रॉपर सड़क नहीं थी कि आपको नज़र आता कि इस ट्रैक से चलते चलते वहाँ तक पहुँचना है। पथरीला सा एक रास्ता आता था, ऊंच नीच सा एक रास्ता आता था। सबसे ख़तरनाक बात जो वहाँ की थी वो ये था कि एक ऐसी जगह भी आती थी जहाँ पे झाड़ियाँ थीं और पानी शुरू होता था। उन झाड़ियों के अंदर पानी मौजूद होता था। राहगीर चलने वाले यही सोच के उस पानी के अंदर दाखिल हो जाते थे कि यही रास्ता है। अल्लाह बेहतर जाने कैसी कैसी आवाज़ें। तो यही रास्ता है, तो इसी को ही तय करके जाना है। जब उस पानी के अंदर उतरते तो थोड़े ही आगे जाते तो तब उनको एहसास होता कि वो एक ऐसी दलदल के अंदर दाखिल हो गए हैं जिसके अंदर ना सिर्फ वो नीचे चले गए हैं बल्कि उनकी चीखों पुकार को सुनने वाला भी कोई नहीं जो उनकी मदद को वहाँ पहुँच सके। देखते ही देखते उनका जिस्म उस दलदल के अंदर आस्ता आस्ता धंसता जाता, यहाँ तक कि ऊपर वो मुर्दार खाने वाले परिंदे जो मौजूद होते जानते थे इस बात से कि भटका हुआ कोई ना कोई जो इस रास्ते आता है और इस फैली हुई बड़ी सी दलदल में जब डूबने लगता है तो वो अपने हिस्से की बोटियां उसकी जिस्म से नोचते और वहां से उड़ जाते। बहुत सारे लोगों के साथ वहां पे हादसात हुए, दूर दूर क्योंकि आबादी नहीं थी सिवाय एक मकान के जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। थोड़ा ही उस दलदल से आगे वो वाक़ था उस झील के रास्ते में। वक्त के साथ जब एहसास हुआ तो वहाँ पे बाड़ लगा दी गई और एक बोर्ड भी लगा दिया गया कि इस रास्ते को इख्तियार ना किया जाए, यहाँ पे दलदल है, डूबने का ख़तरा है। एक ऐसा कीचड़ जो इस तरह का गहरा होता है, ऊपर पानी का सा मंजर पेश कर रहा होता है, जैसे ही उसके अंदर आप पाँव रखते हैं तो धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, यहाँ तक कि आप डूब जाते हैं, उसमें से खुद निकल नहीं सकते। जब आपकी टांगें उसके अंदर चली जाती हैं तो जितना आप बाहर निकलने के लिए ज़ोर लगाते हैं उतना ही आप नीचे चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमने वहाँ के बारे में सुन रखी थी, लेकिन फिर भी ख्वाहिश थी कि उस जगह पे जाएं। वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। उस दलदल को क्रॉस करने के बाद जब आप उस झील की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत ही कुदरत के हसीनो जमील नज़ारे हैं, ऐसे नज़ारे जो बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। तो इस तरह की जो हमने तारीफ़ें सुन रखी थी, गाड़ियों में बैठे हम रवाना हो गए। हम 4 दोस्त थे, 2-2 गाड़ियों में बैठे, 2 गाड़ियाँ हमारे पास थीं, 2 गाड़ियों में 2 दोस्त थे, 2 में हम लोग थे। और हमारा सफ़र जब शुरू हुआ तो हमारा आपस में राब्ते का जो ज़रिया होता था वो वॉकी टॉकी होती थी। क्योंकि जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं बाज़ों का 2 उस तरफ चले गए, 2 उस तरफ चले गए, और क्योंकि कम्युनिकेशन, मोबाइल, ये चीज़ें तो अब की बातें, ये पुरानी कहानी है। तो उस वक्त जो एक वाहिद ज़रिया होता था वॉकी टॉकी के ज़रिए हम एक दूसरे से रब्ता करते थे। आज भी जो शिकारी हैं वो जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वॉकी टॉकी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पे मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे होते और आपने एक दूसरे से रब्ता करना होता है, तो उसका हल यही होता है। बहुत सारी ऐसी वॉकी टॉकीज़ हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, जिस तरह मैं भी अपने शो में यूज़ करता हूँ, उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है जो मेरे ख्याल में मेरे पास है, तो 30 किलोमीटर तक की रेंज की भी मिलती है। हमारा सफ़र शुरू हुआ हल्ला गुल्ला करते, बातें करते, और दिल के अंदर वो एक जुस्तजू, दिल की धड़कन बेतरतीब सी कि एक ऐसी ऐसी जगह पे आज हम शिकार खेलने जा रहे हैं जिसके बारे में आने से पहले एक दोस्त ने जो तहकीक की थी उसका कहना ये था कि हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा सिर्फ इस दलदल की कहानी नहीं है बल्कि यहाँ पे कुछ और भी पुरअसरार वाक़ियात हो चुके हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ यहाँ की मशहूर कर दी गई हैं कि लोग इस सिमत को जाते हुए भी डरते हैं। हमने कहा यार मूड ख़राब ना करो, शुरू में इस तरह की कहानियाँ सुना के तुम हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ो इन कहानियों को। हमने जाना है, एक रात वहाँ पे बसेरा करना है, दिल किया तो दूसरी रात भी गुजारेंगे और अगले दिन वापस आ जाएंगे। नहीं तो हमारा क्या, एक रात गुजारेंगे, अगले दिन सामान पैक करेंगे और घर को रवाना हो जाएंगे।
हमारा सफ़र आखिर ख़त्म हुआ। गाड़ियाँ, अब हमें अंदाज़ा हो गया कि इस जगह पे हमें गाड़ियाँ पार्क करनी है और यहाँ से ना सिर्फ पैदल चलना है बल्कि वो बैग जिनके अंदर हमारे वो कैंप थे, इस तरह का सामान था, वो भी कंधों पे लटकाना था। दो दो दोस्त अपने अपने कैंप, क्योंकि 4 हम टोटल लोग थे, खाने पीने का सामान और इस तरह की चीज़ें भी थी, सो हमने सामान उठाया, गाड़ियों से बाहर निकले और पैदल चलना शुरू कर दिया। हम चारों इकट्ठे चलते हुए जा रहे थे। आगे झाड़ियाँ और इस तरह का आ रहा था कि हम कभी कभी दूर हो जाते, आगे फिर मिल जाते। चलते चलते हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ सी थी। हम झाड़ियों को इस तरह हटा के आगे बढ़ते रहे, क्योंकि सामान मुख्तलिफ़ किस्म का हमने उठाया हुआ था। उसमें गैस का सिलेंडर भी था, खैमे भी थे और इस तरह की चीज़ें थी। तो हुआ यूँ, चलते चलते 2 दोस्त जो हमारे थे वो हमसे जुदा हो गए। जुदा से मुराद ये हुआ, चल तो वो भी रहे थे लेकिन शायद वो पीछे रह गए थे या काफ़ी साइड पे चले गए थे। लेकिन हमें पता था कि चलते चलते आगे फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था, अमूमन ऐसा होता था। शानी और उसका दोस्त इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। हमारे पास शिकार खेलने का तमाम सामान मौजूद था, लेकिन कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिससे किसी जानवर का हम मुकाबला कर सकते। चलते चलते हमारे सामने वो ग्रिल भी लगी हुई आ गई, जो उस दलदल से बचने के लिए लगा दी गई थी कि इस जगह पे दलदल है, इस जगह से सफ़र मत इख्तियार करें, दूसरी तरफ से आप जाइए। वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है लेकिन सेफ रास्ता है। अब हमारे बाकी दोस्त हमसे बिछड़ चुके थे, तो हमने सोचा क्या किया जाए, उनका यहाँ पे इंतज़ार करें या चलें। तो शानी के साथ मौजूद दोस्त ने कहा, यार मेरे ख्याल में कुछ देर रुक जाते हैं, मैं तुम्हें पहले भी कहा था, अजीब व गरीब सी जगह है, पुरअसरार सी कहानियाँ हैं, और मैंने तुम्हें गाड़ी में कहानियाँ सुनाने की कोशिश की है लेकिन तुमने वहाँ पे मना कर दिया है। वाकई अजीब सी जगह है, इकट्ठे होकर चलते हैं। मैंने एक, शानी कहता है, कहका सा लगाया, बड़ा सा कहका लगाया कि कहा, यार खुदा का वास्ता है, इस दौर में भी तुम इस तरह की बातें करोगे तो मुझे हंसी आएगी और मैं क्या कह सकता हूँ। हम वहाँ कुछ देर रुके रहे, तो वहीं अभी हम रुके ही हुए थे कि एक बूढ़ा शख्स चलता हुआ हमारे करीब आया। जब वो आ रहा था मैंने उसे देखा, तो शानी कहता है, मैंने दोस्त को मुखातिब किया और कहा, ले तुम कह रहे थे गैर आबाद है, यूँ है, वहाँ है, कहानियाँ, वो देखो यहाँ पे कोई आबादी भी है, वो बूढ़ा शख्स भी आ रहा है, उसकी उम्र देखो, वो चलता हुआ आ रहा है। और वाकई वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा शख्स था। चलते चलते वो बूढ़ा हमारे करीब पहुँच गया और ख़ुद ही रुक के हमें मुखातिब किया। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो हमने उनसे कहा, सामने एक शिकार की जगह है, मछली का हम शिकार करने के लिए आए हैं, दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस हमने वहाँ पे जाना है। उस बूढ़े ने हमें पाँव से लेकर सर तक इस अंदाज में देखा जैसे वो हम कोई अजीबो गरीब मखलूक हों या हमें डर रहा हो। जब उसने हमें पाँव से लेकर सर तक देखा तो खामोश हो गया। दोस्त शानी के कान में सरगोशी करने लगा, लगता है ये हमसे डर रहा है, ये कोई हमें अजीब मखलूक ही समझ रहा है। तो मैंने, शानी कहता है, मैंने हंसते हुए कहा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उस बुजुर्ग को मुखातिब किया इंग्लिश में, कहा, क्या देख रहे हैं आप? तो चुप सा रहा। तो शानी कहता है, दोस्त जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, फर्दी नाम रख लेते हैं, मानी कर देते हैं, मानी उसका जो दोस्त था शानी के साथ, उन्होंने मुझे दोस्त का नाम नहीं, उन्होंने कहा इनका नाम शानी कर दें, बाकी का नाम नहीं बताया, तो मैं मानी कर लेता हूँ फर्जी। तो मानी कहता है, इंग्लिश में उनसे मुखातिब हुआ, आप क्या समझ रहे हैं हमें, आप हमें इस तरह क्यों घूर के देख रहे हैं, आपने हमें क्या समझाया, हम इंसान हैं। तो शानी कहता है, मुझे गुस्सा से आया कि ये बुज़ुर्ग को क्या यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम इंसान हैं, कैसी बातें कर रहा है। तो उस बुज़ुर्ग ने दोबारा हमसे मुखातिब हुआ और कहा, जिस तरफ तुम जा रहे हो ये बहुत ही भयानक जगह है, यहाँ पे बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हो चुके हैं, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, यहाँ से वापस चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी कोई हादसा हो जाए, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। शानी कहता है, मुझे लगा कि ये बुज़ुर्ग हमें डराने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी इसकी एजेड है, खुद यहाँ पे फिर रहा है, यकीनन यहीं कहीं रहता होगा। तो मैंने उससे पूछा, आप कहाँ पे रहते हैं? तो उसने ऐसे इशारा किया सामने की तरफ, जिस तरफ हम जा रहे थे, कि मैं उस तरफ मकान में रहता हूँ। हमने कहा ठीक है हम चले जाएंगे, आप टेंशन ना लें, आप जाएं आपके घर, आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। उसने कहा, नहीं मुझे आपकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसने हमें सलाम किया और वहाँ से रवाना हो गया।
शानी कहता है कि मुझे अजीब सा लगा कि बूढ़ा कैसी अजीब सी बातें करके गया है, बजाय कि वो हमें कहता हाँ हाँ जाओ यार कैसी बातें करे, वही सेम बातें कर रहा था जो मानी ने कही थी। मानी बोला देखा मैंने तुम्हें कहा था, बहुत अजीब सी जगह है, मैंने इसके बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है रात स्पेशली, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी। मैंने कहा चलो यार वक्त ज़ाय कर रहे हैं, वो आ ही जाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। मानी मजीद था कि हम रुक के उनका वहाँ पे इंतज़ार करें, लेकिन ऐसा कई दफ़ा होता था जब हम बिछड़ जाते थे तो उसी मंजिल पे ही जाके हम मिल जाते थे। वॉकी टॉकी हमने ऑन की क्योंकि हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि पहुँच ही जाएंगे, तो वॉकी टॉकी इंतज़ार की। वॉकी टॉकी पे हमने उनको कॉल की, शायद सिग्नल का मसला आ रहा था या वो हमसे दूर जा चुके थे, क्या था कि वॉकी टॉकी पे उनको आवाज़ नहीं जा रही थी। मानी कहता है यार शानी थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं फिर चलते हैं, जल्दी क्या है, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है। अभी शाम होने में तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बाकी था। मैंने कहा चल यार कुछ देर और यहाँ पे रुक लेते हैं। हम वहाँ पे और देर खड़े हो गए और थोड़ी देर के बाद हमारी वॉकी टॉकी पे आवाज़ आई। जब बेल बजी वॉकी टॉकी की, मैंने फ़ौरन कहा हाँ कहाँ पहुँचे? तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो झील पे पहुँच गए, तुम लोग कहाँ हो? तो मैंने मानी की तरफ देखा और कहा, ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसको मैं कह रहा हूँ तुम कहानियाँ सुनाते रहो, मुझे डराने की कोशिश करते रहो, अगले पहुँच भी गए हो। तो मैंने उनको कहा वॉकी टॉकी भाई यार बस तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए रुक गए थे, तुम लोग अलग हो गए थे हमसे, तो मानी ने कहा रुक के इंतज़ार करते हैं, तो हम यहाँ पे रुक के तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम अब वहाँ पे पहुँच भी गए हो झील पे, ओके हम आ रहे हैं। किस रास्ते से गए हो? तो उन्होंने हमें रास्ता बताया कि ये जो झील की एक ग्रिल सी लगी हुई है, ग्रिल के लेफ़्ट साइड से होते हुए तुम सीधे चलते आना और मुड़ना कहीं पे भी नहीं, आगे झील सी आ जाएगी। हमने उनको कहा ठीक है हम पहुंच रहे हैं, बंद की। और शानी कहता है मैंने मनान कह लेते हैं, कन्फ्यूजन पैदा होगी, मनान को देख के कहा यार मनान अब समझ आ गई, वो पहुंच चुके हैं, तेरे किस्से कहानियाँ और इस तरह की बेहुदा बातों के चक्कर में मैं यहाँ पे रुका रहा, वो लोग वहाँ पे पहुँच भी चुके हैं, चल चलिए। हम दोनों उस ग्रिल के साथ चलते चलते आगे बढ़ना शुरू हो गए। आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया। एक जगह पे रुक के हमें सांस लेना पड़ा, पानी पीना पड़ा, हम थक चुके थे, टाइम का अंदाज़ा इतना हो गया था कि अब अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन वो झील नहीं आई थी। वॉकी टॉकी निकाला, उनसे रब्ता करने की कोशिश की। वॉकी टॉकी पे बेल इस तरह कट कट के जा रही थी जैसे रेंज ज़्यादा है, फासला बढ़ चुका है, आवाज़ नहीं जा रही, क्या हो रहा है। जब उनसे रब्ता नहीं हो सका तो फिर हमने चलना शुरू, थोड़ी देर सांस लिया, सांस थकावट दूर की और फिर चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इतना चले कि अब अंधेरा फैल चुका था। और मनान बोला शानी लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। शानी ने कहा क्या मतलब? उसने कहा इतना लंबा रास्ता नहीं था, जितना हमने तय कर लिया है उसके बावजूद हमें रास्ता नहीं मिल रहा। शानी कहता मैंने उससे पूछा वो कैसे? उसने कहा जब हम वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनकी कॉल आई थी, वो तो यही कह रहे थे वॉकी टॉकी पे कि हम पहुँच भी चुके हैं, तो इसका मतलब है 30 मिनट में वो पहुँच गए थे। तो हमें तो चलते चलते इतना देर हो गई है, हम बातों में इस तरह मगन रहे कि हमें पता ही नहीं लगा टाइम का, कि अंधेरा भी हो चुका है और टाइम देख रहे हो कितना टाइम हो चुका है। और ये बात जब शानी को समझ आई तो उसको एहसास हुआ बात वो बिल्कुल ठीक कर रहा था, वो रास्ता भटक चुके थे। काफ़ी देर वो इधर उधर फिरते रहे लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला था। अब शानी को भी परेशानी होने लगी कि यार ऐसा होता नहीं था, दलदल के चक्कर में अब कहीं पीछे भी नहीं जा सकते, वो लोग दोनों उधर होंगे, रात हो चुकी है, हमें क्या करना चाहिए? तो उसने मनान की तरफ देखे कहा क्या कहते हो यार अब क्या करें? उसने कहा मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ओहो यार मनान तुम किन चक्रों में पड़ गए? फिर वही तुम्हारी वो घिसी पिटी बातें शुरू हो गई। वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो पहुँच चुके होंगे, हम लोग दूर निकल आए हैं, अब हमें बजाय वापस जाने के उनको उनके पास चलना, उनको अकेला छोड़ के चले जाएं। इसी बहसो मुबाहिसे में हमने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक जगह पे दूर से लाइट नज़र आई, तो मैंने शानी से मनान से कहा वो देखो वो रहे दोनों, लाइट जलती हुई नज़र आ रही है कि इन्होंने आग जलाई हुई है। जैसे जैसे हम उस तरफ बढ़ना शुरू हुए जिस तरफ से वो लाइट नज़र आ रही थी, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कोई आग नहीं है बल्कि कोई रोशनी सी है किसी और चीज़ की।
हम आगे बढ़ते रहे तो हम जब बिल्कुल करीब पहुँचे तो पता लगा इस जगह पे वीराने में जो हम इतनी देर से भटकते फिर रहे थे, वहीं पे हमारे सामने एक बहुत ही पुराना सा मकान मौजूद था। अब रात हो चुकी थी, हमें समझ कुछ भी नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए। तो मनान बोला क्यों ना यार इस दरवाजे पे चलते हैं, ये रोशनी बताती है यहाँ पे किसी इंसान का बसेरा है, तो कम से कम उनसे हेल्प ही ले लेते हैं कि यार हम इस तरह रास्ता भटक गए हैं, हम झील के इस तरफ से हम जाना चाह रहे थे, वहाँ पे हमने पहुँचना है, तो क्या किया जाए। गुड आइडिया, चलो, शानी ने कहा। और वो कहते हैं हम दोनों उस घर के बिल्कुल दरवाजे तक पहुँच गए। उसका जो दरवाज़ा था वो बिल्कुल ही टूटा हुआ सा था। रात का अंधेरा फैल चुका था, हमने रोशनियां टॉर्च जला ली थी। घर की हालत बताती थी कि बहुत ही पुराना बना हुआ घर है, लकड़ी का बना हुआ घर है। लकड़ी की हालत बताती थी बहुत ही पुराना है, बहुत ही खस्ता हाल है। जब कभी बनाया गया था इसके ऊपर कोई रंग कोई रोगन किया गया था जो आज उसका नामो निशान तक भी नहीं था। हाँ, ये एहसास ज़रूर होता था कभी इसको रंग किया गया था, पेंट किया गया था। आज बहुत ही बुरी हालत में था। फिर भी हमने दरवाज़ा जिसका टूटा हुआ था, रास्ता कहता था डायरेक्ट अंदर ही आ जाओ, हमने फिर भी दरवाजे को नॉक करने की कोशिश की, आवाज़ें देने की कोशिश की। अंदर से जब कोई भी जवाब ना आया तो फिर हमने फैसला किया आओ अंदर चलते हैं। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस घर के अंदर दाखिल हुए। घर क्या था, एक बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक दरमियाना सा घर था। शुरू में उसका दरवाज़ा था और आगे एक बरामदा सा बना हुआ था। बरामदे के बिल्कुल एंड पे कमरे कोई बने हुए थे। जिस जगह पे वो घर बना हुआ था उसके घर के दीवारों के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई दरख्त थे जिनकी शाखें उन्हें ऊपर छतरी सी बना ली थी और ढांप सा लिया था इस बरामदे को। और जिस जगह पे कमरे बने थे, जब हम टॉर्च मारते थे तो कमरों के पीछे भी कोई बड़े बड़े दरख्त से बने हुए थे। अभी हम चलते हुए उस बरामदे से उन कमरों के करीब ही पहुंचे थे, एकदम से एक बूढ़ी औरत हमारे सामने इस अंदाज में आई कि हमारी चीख निकलते निकलते बच गई। कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, हमें समझ ही ना लगी। हम अपनी टॉर्चों की रोशनी में लकड़ियों को देखते आगे बढ़ रहे थे कि वो कहाँ से निकल के सामने आई कि हम डर गए। और इस अंदाज में आके खड़ी हुई जैसे वो गुस्से में थी। उसको हमारा बगैर इजाज़त लिए अंदर दाखिल होना बुरा सा लगा था। और हमने उसको देखते ही जो झटका सा लिया, चीख तो नहीं निकली, दबा गए अपनी चीख को, झटका मार के हम पीछे और हमने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। उसका अंदाज इस तरह का खड़े होने का था कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में बगैर इजाज़त अंदर दाखिल हुए। तो हमने पीछे दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा और उसको ये सारा कुछ इंग्लिश में बात हो रही थी और कहा कि क्योंकि हमने काफ़ी आवाज़ें दी, दरवाज़ा खटखटाया, जब कोई जवाब नहीं आया तो हम तब अंदर आए हैं। हमें हेल्प चाहिए थी, हम इसलिए अंदर आ गए हैं कि हमें हेल्प चाहिए। अब जब हमने हेल्प की बात की तो वो बूढ़ी औरत जिसका चेहरा गुस्से से काफ़ी करख्त हो चुका था, अब हमने गौर किया तो अंदाज़ा हुआ वो काफ़ी बूढ़ी औरत थी। उसके बाल उलझे हुए थे, उसके जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो बहुत ही पुराने थे। ऐसे लगता था काफ़ी अरसे से पहनते पैसे घिस पिट गए हैं, घिसे पिटे से कपड़े हैं, फटे हुए नहीं थे लेकिन हालात ऐसे थे जैसे अभी फट जाएंगे। उसके चेहरे पे इतने ज़्यादा झुर्रियाँ थीं जिससे अंदाज़ा होता था कि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। उसके हाथों की स्किन भी बताती कि थी कि झुर्रियाँ इतनी ज़्यादा हैं, चेहरा लटका हुआ है, तकरीबन कोई 95 साल 100 साल के करीब जैसे कोई बुढ़िया होती है वैसे ही वो बुढ़िया थी। बहुत ही अजीबो गरीब सी थी जिसको देख के हम डर गए थे। अब उसको देख के करख्त सी आ रही थी, हमें डर सा भी महसूस हो रहा था और अजीब सा भी लग रहा था। उस औरत ने कहा क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। उसकी आवाज़ बहुत ही बूढ़ों की तरह एक दूर से महसूस होती हुई आवाज़ थी। हमने कहा इस तरह हम आए हैं, हम यहाँ शिकार के लिए जाना चाहते थे, 2 दोस्त हमारे पहुँच गए और हम रास्ता भटक गए हैं। जो हमारे साथ हुआ था वो सारा हमने उसको बता दिया। तो वो बुढ़िया बोली ये जगह अच्छी नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे घर आ गए हो, रात यहीं पे बसर करो, रात को इस तरह भटकना यहाँ पे अच्छा नहीं है।
तुमने मेरे ख्याल में यहाँ के बारे में कहानियाँ नहीं सुन रखी, तुमने यहाँ के बारे में कोई वाक़यात नहीं पढ़ रखे। लोग तो डरते हैं, मेरी तो मजबूरी है यहाँ पे रहना, क्योंकि मेरा जो शौहर है वो बहुत ही बूढ़ा है। हम दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजार दी है। वो बोले जा रही थी और हम सुनते जा रहे थे कि हमने पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजार दी है। अब इस बुढ़ापे में शोर शराबा, शहर की ज़िंदगी वहाँ हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पुरसकून ज़िंदगी चाहिए। इसलिए हम अपनी इस आबाई घर में चाहते हैं यहीं पे ज़िंदा हैं, यहीं पे ही मर जाएं और दफन हो जाएं। तुम्हारे दोस्त जिसके साथ तुम्हारा राब्ता टूट चुका है, सुबह उठते ही उनसे राब्ता कर लेना, तुम रात यहीं पे गुजार सकते हो। हाँ, ये जो नीचे वाला कमरा है ये एक हाल नुमा कमरा है। यहाँ पे मैं और मेरा शौहर रहते हैं। ऊपर एक कमरा बना हुआ है, तुम दोनों ऊपर जाके आज रात रह सकते हो। सुबह बेशक तुम अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए चले जाना, रात को यहाँ पे काफ़ी ख़तरा है। तुमने अपने दोस्त से जिनके साथ तुम्हारा राब्ता ख़त्म हुआ है, उस वक्त तुम्हारा आखिरी राब्ता उनसे कब हुआ था? तो कहते हैं मैंने उनको ये भी बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था हम पहुंच गए हैं, तो हमने कहा था हम आ रहे हैं। उसने कहा लगता है वो भी कहीं भटक गए हैं, वो भी कहीं गुम हो गए हैं, वो झील तक नहीं पहुंचे। तुम अभी आराम करो, सुबह तुम यहाँ से चले जाना। ये कह के वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो गई जैसे जाना चाह रही हो, और साथ खड़े मनान ने मुझे कंधा मारा और मेरी तरफ देख के सर हिलाया कि मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ की कहानियाँ मशहूर है। अब वो बुढ़िया भी कह रही है। एकदम से वो मुड़ी और इस अंदाज में बोली जैसे उसने कुछ सुन लिया हो, जबकि हमने कोई बात नहीं की थी। मनान ने मुझे कंधा मार के गर्दन हिलाई थी, तो बोली क्या कहा तुमने? तो हम दोनों ने कहा नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा हाँ, कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दो। ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर चले जाओ और वहां पे जाके तुम सो सकते हो। घर का दरवाज़ा बाहर का टूटा हुआ ज़रूर है, कमरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, दरवाज़ा अच्छी तरीके बंद कर लेना। बुढ़िया ये कह के अंदर चली गई और उसने जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मेरी जिस्म के अंदर हल्का हल्का बाकायदा खौफ आ चुका था। मनान तो पहले ही बहुत डरा हुआ था, मैं इसलिए डर रहा था। शानी कहता है कि यार कहाँ फंस गए हम, ये हमने वाकई गलत फैसला कर लिया। इसने जो कहानियाँ कही थी मैं सुन ही लेता। खैर इस लम्हे तो सुनने का टाइम नहीं था, मैं खुद भी परेशान हो गया था। बुढ़िया अजीब सी बातें कर रही थी, रात का ये पहर हो गया था। बाकी दोस्त पता नहीं कहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे थे, वो परेशान हो गए थे। वॉकी टॉकी पे रब्ता नहीं हो रहा था। भटकते हुए एक ऐसे अजीबो गरीब हम घर के अंदर आ गए थे जो बहुत ही पुराना था। दरवाज़ा टूटा हुआ, अंदर एक कमरा जिसके अंदर वो बुढ़िया अपने शौहर के साथ चली गई थी। अब हमारे पास कोई हल नहीं था। ये रात की तारीकी थी, ये खौफनाक सी रात थी, ये अजीब सी रात थी। आज एहसास हो रहा था खौफ क्या होता है। शिकार करते हुए जंगलों में जाते हुए कभी डर नहीं लगा था, आज पहली दफ़ा एक डर का सा एहसास हुआ। लेकिन यही फ़ैसला किया फ़िलहाल ऊपर चलते हैं, सोचते हैं आगे क्या करना है। हम दोनों उन सीढ़ियों की तरफ बढ़े, तो जैसे ही उस लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी पे पहला कदम रखा तो इतनी आवाज़ चरचराहट की आई जैसे अभी टूट जाएगी। इतनी अजीब सी लकड़ी थी और इतनी पुरानी आवाज़ लकड़ी थी कि आवाज़ पैदा कर रही थी। एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता पाँव रखते हुए ऊपर चढ़ना शुरू हो गए, कहीं ये लकड़ी टूट ही ना जाए, ऐसी खस्ता हाल लकड़ी थी। जैसे जैसे हम उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए जा रहे थे, पता नहीं क्यों एक और खौफ सा महसूस होता जा रहा था। यहाँ तक कि हम सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर पहुँचे और एक पुराना सा दरवाज़ा हमारे सामने था, जिसको जैसे ही हमने हाथ लगाया तो वो खुद से खुल गया। ऐसा लगता था जैसे हमने अभी हाथ टच ही किया हो और किसी ने अंदर से खोल दिया हो। तो हम डर से गए। तो वानी ने कहा क्या ये दरवाज़ा खुद से खुला है या तुमने खोला है? तो मैंने कहा नहीं यार, ये मैंने हाथ लगाया है, पुराना दरवाज़ा है, मेरे ख्याल में जैसे इसको हाथ टच हुआ है तो खुल गया है। दरवाज़ा खोलने के बाद हम दोनों अंदर दाखिल हुए। वो एक बड़ा हाल नुमा सा लकड़ी का बना हुआ कमरा था। उसकी छत यूँ थी जिस तरह उल्टा वी होता है, जो अमूमन ऐसी जगहों पे बनाई जाती हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो इस तरह की छत बनाई जाती है ताकि बर्फ़ न जमे, नीचे गिर जाए। अजीब सी महक सी, एक अजीब सी स्मेल सी अंदर आ रही थी। लकड़ी के उस फट्टों के ऊपर चलते हुए, क्योंकि वो भी लकड़ी की छत बनी हुई थी, जब हम चलते हुए आगे की तरफ बढ़े
तो बाकायदा वो छत आवाज़ पैदा कर रही थी। एक जगह पहुंच के हमने अपना सामान जो रखा हुआ था वो सारा उतारा, बैग जो थे वो भी उतारे, और इसलिए कि आप सोच सकें कि आगे क्या करना है। यहाँ तक तो पहुँच गए थे, आगे हमने क्या करना है। स्लीपिंग बैग भी हमारे साथ थे, शुक्र है हमने अपने स्लीपिंग बैग साथ रखे थे। हमें भूख लग रही थी, खाने पीने का सवाल उनके पास था, हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं था, सिर्फ पानी था, बाकी सारा सामान वो ले गए थे। बिस्तरे सामान नीचे रख के हम जब दोनों बैठ गए तो मनान मुझसे बोला, हाँ अब बता, फंसा क्या नहीं फंसा? तुझे कहा था, मेरी बात मान ले, मैंने कहानियाँ सुन रखी हैं, हमें नहीं जाना चाहिए, तू बज़िद था। पता नहीं वो दोनों भी किधर चले गए, हम कहाँ फंस गए, जंगल में आ गए। ऊपर से अजीबो गरीब से ये मकान है, ऊपर से उस बुढ़िया को देख के मुझे डर लग रहा था। मेरा तो दिल कांप रहा है कि क्या करें, वापस भी जाएं तो कैसे जाएं, ऑलरेडी रास्ता भटके हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। कोई तू बता क्या करें, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। सच्ची बात यह, खौफ ज़दा तो मैं भी हो गया था, समझ मुझे भी कुछ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है, हम कैसे फंसे हैं, गाड़ी तक हम कैसे पहुंचेंगे और क्या करेंगे। मैंने कहा यार कुछ थोड़ा सा सोचने दे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, अभी तो आए हैं, मुझे सोचने तो दे, इतनी जल्दी तू करेगा तो मैं कैसे तुझे जवाब दूंगा। मनान बोला ओके ओके सोच, लेकिन जल्दी सोच, जो भी करना है क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं वहीं पे बैठा सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब एहसास हो रहा था थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, हमें रेस्ट भी करनी है, नींद भी लेनी है, लेकिन नींद कोसों दूर थी खौफ की वजह से। ऊपर से अब भूख का एहसास ज़रूर होना शुरू हो गया था कि हमने जितना लंबा सफ़र किया है, जितनी देर से हम घूमते रहे हैं, अब हमें भूख भी लगी है। और यकीनन अगर हम दोस्तों के साथ उस झील पे होते तो इस वक्त कुछ ना कुछ खा रहे होते। मनान मुझे नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा डर चुका है, तो वहीं पे वो बोलना शुरू हुआ। उसने कहा मैंने यहाँ के बारे में जो किस्से कहानियाँ पढ़ी थी रात, मैं तुम्हें वो बताना चाहता था, तो जो तुमने सुना नहीं। अब मैंने उसकी तरफ इस अंदाज में देखा जैसे कह रहा हूँ हाँ क्या क्या कहानियाँ थी बताओ। तो मनान बोला मैंने इस घर के बारे में पढ़ा था। मैं चौंक सा गया और उसको इस अंदाज में देखा कि कहना क्या चाह रहे हो। उसने कहा बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे लिखा है कि उस दलदल के पास एक अजीबो गरीब सा मकान भी है जो बहुत ही पुराना है। उस मकान के साथ दरख्त बने हुए हैं, उन पे वो मुर्दार जानवर हैं जो मुर्दा खाते हैं। अक्सर इस दलदल के अंदर जब पहले लोग डूबते थे तो वो जो परिंदे थे मुर्दार खाने वाले, वो जाके उनके जिस्मों को नोच डालते थे और उनकी बोटियां लेके इन दरख्तों के ऊपर आके बैठते थे। जो मकान के साथ दरख्त बने हुए थे, इन दरख्तों की टहनियों पे भी उनके पंजों के ऊपर वो जो खून लगता था उसके निशान हैं। वो जो मकान है वहाँ पे कोई भी रिहाइश पजीर नहीं है, वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, वहाँ पे उस मखलूक का बसेरा है जो सिर्फ रात को नज़र आती है, दिन होते ही गायब हो जाती है। इस तरह की वो बातें सुना रहा था कि ना सिर्फ मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, खौफ भी आता जा रहा था, वहीं पे गुस्सा इसलिए बढ़ रहा था इस लम्हे इस तरह की कहानियाँ मुझे सुनाएगा तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा, कुछ भी सोच नहीं सकूँगा और यहाँ तक कि मेरा दिमाग भी माउफ हो जाएगा। मैंने कहा यार बंद कर दे, कम अज़ कम अगर सच है या झूठ है इस वक्त ये कहानियाँ ना सुना कि मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दे। सोचो यहाँ अब करना क्या है। तो उसी लम्हे जो हम दोनों को शदीद भूख लगी हुई थी, तो हमारे सूंघते ही ऐसी एक खुशबू, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई जैसे कोई बहुत ही मज़ेदार किस्म का गोश्त कहीं पे तैयार हो रहा हो। जैसे मसाले डाले जाते हैं किसी पानी के अंदर, गोश्त नहीं, जैसे मसाले डाले जाते हैं, कोई पानी चढ़ाया जाता है, उनके ऊपर मसाले डाले जाते हैं, सूप बनाया जाता है, इस तरह की खुशबू आना शुरू हो गई। अब हमारी भूख बढ़ चुकी थी, पहले ही भूख ज़्यादा थी, जब हमें सूंघने पे वो मज़ेदार किस्म की सूप जिसमें मसाले डले हुए थे तैयार होने की खुशबू आई, तो एकदम से मैंने मनान की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ, जैसे हम दोनों एक दूसरे से मुखातिब हुए, यार ये कहाँ से खुशबू आ रही है। तो वहीं पे उसी लम्हे जो अभी तक नीचे से खामोशी थी और हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे, उसी बुढ़िया की बोलने की आवाज़ आई। वो किसी से मुखातिब थी और बात कर रही थी। हमें ये तो नहीं समझ आ रहा था वो क्या बात कर रही है, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था वो किसी से मुखातिब है।
मनान ने कहा, लगता है वो जो उसने कहा था मेरा शौहर और मैं नीचे रहते हैं, ये वही कुछ पका रही है और वो अपने शौहर के साथ बातें कर रही है। वो नीचे मौजूद है, क्या कहते हो, नीचे चल के उससे बात करें, हमें भी भूख लगी है, अगर वो हमें भी थोड़ा सा खाने को कुछ दे दे। मैंने कहा हाँ यार, बात तो ठीक है, हमें नीचे चलना चाहिए और उस बुढ़िया से जाके बात करनी चाहिए, हो सकता है हमें वो कुछ खाने को दे दे, क्योंकि खुशबू नीचे से ही आ रही है। तो मानी बोला, क्या यार ठीक होगा रात के इस पहर, उसने हमें रुकने के लिए जगह दे दी है, उसने हमसे खुद से खाने का नहीं पूछा, हमने जबकि उसको कहा भी था हमें हेल्प चाहिए, तो उसने हेल्प के नाम पे इतना कहा है कि ऊपर जाके रुक जाओ और बाहर ना निकलना, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, ये ख़तरनाक जगह है। लेकिन उसने कुछ खाने का नहीं पूछा, जबकि तो वो खुद नीचे खाना बना रही है, कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो तैयार हो रहा है, जिसकी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर हम बैठे सोचते रहे क्या करना चाहिए, कि वहीं पर मैंने कहा चलो यार आहिस्ता से नीचे चलते हैं, चल के उससे बात करने की कोशिश करते हैं। मानी ने कहा मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा यार डरने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार कर देगी तो क्या हुआ, कर दे इनकार। अब हम अपनी जगह से उठे और अभी तक हमने जूते नहीं उतारे थे, उस तरह बैठे हुए थे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ इस अंदाज में आना शुरू हुए कि हमारी जो चलने की आवाज़ है वो भी पैदा ना हो, क्योंकि हम चाहते थे आराम से चलें, पहले देखें क्या ऐसा माहौल है कि हम उससे रिक्वेस्ट कर सकें। मैं ये सोच रहा था, शानी कहता है कि अगर मुझे बुरा लगा नीचे चल के देख के कि नहीं यार इससे नहीं कहना चाहिए, तो चुप करके वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा लगा कि हाँ बूढ़ी और बूढ़ा हमें खाने को दे देंगे तो बात कर लेंगे। तो हम जूतों से जो आवाज़ पैदा होती थी वो हम आहिस्ता आहिस्ता पाँव रख रहे थे, एक दूसरे को इशारा इस तरह कर रहे थे कि आवाज़ पैदा ना हो पाऊँ, कि उसको ये एहसास ना हो कि हम नीचे उतर रहे हैं। अब हम जब सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे तो सीढ़ियाँ इस तरह की बनी हुई, सीढ़ियाँ इस तरह, आवाज़ आ गई होगी, सीढ़ियाँ इस तरह की बनी हुई थी लकड़ी के, उन पे आवाज़ ज़रूर पैदा होती, लेकिन हमने ये स्टाइल सोचा कि एक पाँव हल्के से ऊपर रखते और उसके बाद रुक जाते, फिर दूसरा पाँव हल्के से रखते और रुक जाते। इस अंदाज में हम नीचे दोनों उतर रहे थे, एक दूसरे को सहारा दे के, कि अब उसके बोलने की आवाज़ नीचे उतरते ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी। ऊपर हमें बहुत कम सुनाई दे रही थी, अब हमें उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। वो गुस्से में किसी से बात कर रही थी, वो ऊंचा ऊंचा किसी से बात कर रही थी। वो बूढ़ी जब हमसे हम कलाम थी उस वक्त उसकी आवाज़ बहुत ही बारीक सी हल्की सी आवाज़ में बोल रही थी, अब उसका लहजा ऊंचा था, तल्ख था। वही सीढ़ी जो हमने 1-2 मिनट आधे मिनट में शायद तय कर ली थी, हमें तय करते करते 3-4 मिनट लग गए, क्योंकि हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता के आवाज़ पैदा ना हो हम उतर के नीचे आ गए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे लगा कि हमें पहले देखना चाहिए, जिस तरह मैं सोच के आया था ऐसे डायरेक्ट दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए। तो मैं नीचे इस अंदाज में देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लकड़ी का ये बना हुआ घर था, फट्टों के साथ जो जोड़ा जाता है इस तरह का। अंदर से रोशनी आ रही थी, वही रोशनी जो हमने दूर से देखी थी, क्योंकि जिस तरफ से हम आ रहे थे उस तरफ से इस घर की बैक बनती थी। वो जो लालटेन जो उसने अंदर जलाया हुआ था उसी की रोशनी को हमने दूर से देखा था। तो अंदर पूरा रोशन था और बाहर में इस तरह इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं से कोई सुराख, कोई जगह नज़र आए तो मैं अंदर झांक सकूं कैसा माहौल है, ताकि हम उस बूढ़ी से कह सकें। तो मुझे मानी ने इशारा किया, मनान ने, कि ये वाली जगह है, यहाँ से तुम झांक सकते हो। उसने झांका नहीं था, लेकिन उस पूरा एक कट जो लगा हुआ था उससे उसको नज़र आ गया था, यहाँ से क्लियर देखा जा सकता है। मैंने अपनी आंख उस कट के साथ लगा दी और जैसे ही लगाई तो मेरी सांस जिस अंदाज में थी ऐसा लगता था मेरी सांस बंद हो जाएगी। सामने एक बिस्तर था जिस पे एक ढांचा लेटा हुआ था, एक इंसानी ढांचा, मुकम्मल इंसानी ढांचा, जिसके जिस्म पे रत्ती बराबर भी गोश्त नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ढांचा था जैसे ढांचा ही होता है, सिर्फ हड्डियों से जुड़ा हुआ बेजान ढांचा। वो बिस्तर पे लेटा हुआ था और वो बुढ़िया उसके साथ बैठी, छुरियां उसने हाथों में पकड़ी हुई थी और उनको वो तेज कर रही थी। सामने ही आग जल रही थी, उसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें पानी था या जौ भी था, उसी में से वो खुशबुएं आ रही थी मिसालों की जो उसने पकने के लिए रखा हुआ था। अब क्योंकि हम बिल्कुल उसके करीब थे और उसकी आवाज़ को भी सुन सकते थे, वही आवाज़ मैं तो देख भी रहा था आंखों से, जो उस आवाज़ को मैंने सुना वही आवाज़ जो बग़ैर देखे खड़ा सिर्फ सुन रहा था मनान,
उसने भी उसी लम्हे उस आवाज़ को सुन लिया जो क्लियर थी, जो वो उस हड्डियों वाले ढांचे से कह रही थी वो बुढ़िया, आज का खाना बस तैयार होने ही वाला है, शिकार ऊपर आ चुका है। और वो एक भी नहीं, दो हैं, हम कई दिनों तक मज़े से दावत उड़ाएंगे। ये वो जुमले थे जो वो बुढ़िया उस ढांचे की तरफ मुंह करके बोल रही थी। उस ढांचे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बेजान सा था, मुर्दा सा था, एक जगह पे साकित सा पड़ा हुआ था। और वो बुढ़िया उसी से बातें कर रही थी, वो जो हम ऊपर सुन रहे थे वो उसी के साथ लगी हुई थी। और उसके बाद वो हंसना शुरू हो गई और उसने अपना हाथ उस हड्डियों के ढांचे के ऊपर, जो हाथ बना हुआ था, उसके ऊपर रख दिया और कहा, अब तो तुम खुश हो ना, आखिर शिकार आ ही गया जिसकी हमें इतने दिनों से तलाश थी। और जब उसने अपना हाथ उस हड्डियों के ढांचे पे रखा तो ये 100% कन्फर्म हो गया कि कमरे में कोई और नहीं, वही है जिससे वो मुखातिब है, इतनी देर से बातें कर रही है। मनान भी उन लफ्ज़ों को सुन चुका था, मैं तो देख चुका था। वहीं पे मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने उसको इस अंदाज में कहा, उड़ सकते हो, दौड़ सकते हो, जितना तेज़ भाग सकते हो जान बचाओ और भागो। और हम दोनों ने जितनी तेज़ भाग सकते थे वहाँ से दौड़ना शुरू किया। टॉर्च हमने जलाई हुई थी, पहले हमारे बंद थी टॉर्च जो हम ऊपर से नीचे लेके आए थे, अब टॉर्च हमारी बंद थी। हमें नहीं पता हम किस सिमत को भाग रहे हैं, हम भागते रहे भागते रहे भागते रहे। हमें ये था कि अगर हम रुकेंगे तो वो जो छुरियाँ बैठी तेज़ कर रही है, जिसने हमारे बारे में कहा था एक नहीं 2 शिकार आए हैं, काफ़ी दिन तक हम पार्टी उड़ाएंगे, खाना खाएंगे, शिकार को एंजॉय करेंगे, कहीं वो हमारे पीछे ना आ रही हो। हम भागते रहे भागते रहे भागते रहे, यहाँ तक कि भागते भागते हम गिर गए नीचे। यहाँ पे हम गिरे तो वहाँ पे बाकायदा कीचड़ सा बना हुआ था, दलदल नहीं थी, वो पानी था, कीचड़ था, हमारे कपड़े वहीं पे भर गए। और इस अंदाज में हम गिरे मुंह के बल कि हमारा मुंह उस कीचड़ के अंदर चला गया। उसके बाद दोनों ने हिम्मत करके लेटे ही रहे, लेकिन इस अंदाज में कि सीधे होके लेट गए। ऊपर आसमान था, नीचे पानी था और हम लेटे हुए थे, कीचड़ में लथड़ पत्थर हो चुके थे, लेकिन दूर दूर तक हमारे पीछे कोई नहीं आया था। ये एहसास ज़रूर हो गया था वो बुढ़िया हमारे पीछे नहीं आई है। जब इस चीज़ का हमें यकीन हो गया कि वो हमारे पीछे नहीं आई है बुढ़िया, तो हम दोनों ने कहा हमें कुछ देर यहीं पे लेटे रहना चाहिए। अगर हमारे करीब कोई आ रहा हुआ तो हम उसको दूर तक देख सकेंगे। अब अंधेरे में लेटे लेटे कुछ देर हमारी आंखें इतनी आदी हो गई थी कि हम अपने इर्द गिर्द फैली अंधेरे के अंदर हल्की सी जो चांद की रोशनी थी उसमें देख सकते थे, कोई आता जाता हमें नज़र आ जाता। लेटे रहे लेटे रहे लेटे रहे कि काफ़ी देर हो गई। तो मनान ने कहा बेहतर यही है कि हम पानी के अंदर, इतना कीचड़ के अंदर, पूरा चेहरा, हाथ, बाजू, कपड़े, जूते इस तरह लथपथ हो चुके हैं कि कोई इंसान आए भी तो जब तक हमारे सर पे आके नहीं खड़ा होगा शायद नहीं पहचान सकेगा। वैसे हम दूर से पहचाने जाते हैं अपने कपड़ों से, हुलिये से, लेकिन क्योंकि हम पानी के अंदर वो जो मट्टी के अंदर एक जो कीचड़ सा होता है, गीली यानी कि जहाँ पे मट्टी होती है, पानी पड़ता है तो कीचड़ सा बन जाता है, गीली मट्टी होती है, वो हमारे जिस्मों पे इस तरह लग गई थी कि सिर्फ आंखें और मुंह था और नाक था जिसके अंदर वो कीचड़ हमने हटा दिया था ताकि सांस ले सकें, मुंह से बोल सकें और आंखें खोल सकें। बाकी पूरा जिस्म कीचड़ से इस तरह भरा हुआ था कि जब तक हमारे सर पे कोई ना आता हमें ना पहचान सकता। तो हमने बेहतर यही समझा कि महफूज रास्ता है, महफूज तरीका है, हम इस तरह पड़े रहे, हम इस कीचड़ का हिस्सा बने हुए हैं, शायद वो बुढ़िया भी हम तक ना पहुँच सके। मनान को जो आयात याद थी वो पढ़ता रहा और मैं भी इसी तरह पढ़ता रहा। हम पढ़े रहे, हमें लगता था किसी लम्हे भी मौत आके हमें घेर लेगी। खुदा को याद करते करते हमने रात वहीं पे गुजार दी कि वहीं पे सुबह की रोशनी, पहली रोशनी, इस अंदाज़ की जो रोशनी आती है जिससे अंदाज़ा होता है कि सूरज निकलने वाला ही है, रोशनी फैलना शुरू हो रही है। तो हमारी सांस में सांस आई, क्योंकि सुबह की रोशनी नवीद होती है इस बात की कि सुबह आ चुकी, रात, अंधेरी रात टल चुकी। अंधेरी रात टल चुकी का मतलब ये होता है
वो खौफ भी अपने साथ ले जाएगी। और जब रोशनी फैल जाती है तो इंसान फिर से ताकतवर हो जाता है, किसी भी चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमारे अंदर भी ऐसी रोशनी, जो सुबह की किरणों की रोशनी आ रही थी, हिम्मत पैदा कर रही थी कि अब हम मुकाबला करने को तैयार हैं। वो रात की तारीकी, वो रात की वहशत, वो रात का खौफ, वो रात का अंधेरा, वो रात को, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, अंधेरा, चांद सितारे जब आपस में बातें करते हैं, वो चुड़ैल, वो भूत, वो जिन जो इसके अंदर फिरते हैं, जो एक रात की खामोशी, रात की अंधेरा इंसान के अंदर एक ऐसा वहम, खौफ, डर डाल देता है कि यहाँ कोई है, इस जंगल में, इस वीराने में जो हर तरफ अंधेरा है, इस अंधेरे में बहुत सी शक्लें, चेहरे हैं जो फिर रहे हैं। और जब रोशनी आती है तो इस सारी खौफ, इस सारे अंधेरे को भी अपने साथ ले जाती है। इसी तरह उस रोशनी ने सब इस खौफनाक मंजर को हटा दिया, यहाँ तक कि अब रोशनी फैलना शुरू हो गई। हम दोनों उठ के बैठ गए। जब हम उठ के बैठ गए तो इर्द गिर्द देखा, कहीं पे किसी मकान का नामो निशान नहीं था। जब और थोड़ी सी रोशनी फैल गई तो हम बाकायदा वहां से खड़े हुए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गए कि एक सिमत की तरफ चलें, कहीं पे पानी साफ नज़र आए, मुंह हाथ धोएं, अपना हुलिया बेहतर करें। हमें चलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हमें दूर से दोनों दोस्त नज़र आते हुए आए। वही दोस्त जिनका वॉकी टॉकी पे हमसे राब्ता ख़त्म हो चुका था, अब वो हमारे सामने आ रहे थे। उन्होंने भी हमें देख लिया था। हम खुशी से उनकी तरफ तेज़ी से दौड़े कि उन तक पहुँचें और शुक्र अदा करें खुदा का कि ज़िंदगी मिल गई, हम बच गए। लेकिन ये कि हमने देखा कि वो अपनी जगह पर रुक से गए हैं। तो मनान बोला, लगता है वो हमें भूत समझ रहे हैं, हमसे डर रहे हैं। और जैसे ही मैंने अपने हुलिये की तरफ देखा तो मुझे लगा हाँ, वो ठीक कह रहा है। हमारा हुलिया था ही ऐसा कि हम हुलिये से भूत ही लग रहे थे। वो जिस अंदाज में रुक गए तो हमने ज़ोर से चीख के उनको आवाज़ दी, अपना नाम लेके पुकारा, ताकि कहीं वो खौफ से भाग ही ना जाएं। उनकी हालत, उनका खड़े होने का स्टाइल बता रहा था, वो डरे हुए हैं। कि हमने अपने अपने नाम को पुकार के कहा, हम हैं, रुको, हमें हेल्प की ज़रूरत चाहिए। तो ऐसा लगा जैसे वो हमारी आवाज़ों को पहचान गए हैं और रुक गए हैं अपनी जगह पे, वरना लगता था जैसे वो अभी मुड़ जाएंगे और भाग जाएंगे। हम चलते हुए उनके करीब गए तो उन्होंने हमें देख के कहा, ये क्या हुलिया बना रखा है? हमने कहा, पहले हमें यहाँ से निकालो, फिर हमें तुम्हें तफसील से बताएंगे हुआ क्या है। खुदा ने हमें एक नई ज़िंदगी दी है। उन्होंने कहा, आओ पहले मुँह हाथ धो लो, उस सिमत पे, वहाँ पे पानी है, उस सिमत पे चलते हैं। वो हमें लेके उस सिमत पे गए। वहाँ पे पहुँच के हमने हाथ मुंह धोया, अपने आप को बेहतर किया, वो हालत को थोड़ी सी बेहतर हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो हमने पूरा किस्सा जो रात हमारे साथ हुआ था हमने वो सुना दिया। ये पूछना भूल गए कि तुम लोग कहाँ थे, तुमने रात कैसे गुजारी, क्या हुआ। उन्होंने कहा, हम उनको अपना सुनाते रहे। जब उन्होंने सारा किस्सा सुन लिया तो उन्होंने कहा, एक दूसरे की तरफ देख के कहा, ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन हमने तुम्हें कब कॉल की थी वॉकी टॉकी पे? तो हम दोनों हैरान हुए। हमने कहा, तुम्हारी ही तो कॉल आई थी और तुमने कहा था हम पहुंच चुके हैं और तुम वहां पे आ जाओ, इस रास्ते से आओ। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमने तो कोई भी तुम्हें कॉल नहीं की, ना ही हम वहां पे पहुंचे हैं। जब हम तुमसे बिछड़ गए थे तो हम अपनी जगह पे रुक गए थे कि तुम भी वापस आ जाओगे या यहीं पे आ जाओगे, क्योंकि निकलते ही हमने जो तय किया था, शायद तुम दोनों भूल गए थे कि जहाँ पे हम बिछड़ेंगे वॉकी टॉकी पे रब्ता करेंगे, और वॉकी टॉकी पे रब्ता ना हुआ तो आगे बढ़ने के बजाय वहीं एक दूसरे को पहले ढूंढेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब हमने देखा तुम हमें नहीं मिल रहे, हम काफ़ी देर तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार करते रहे, और जब तुम वहाँ पर हमें नहीं मिले तो हम वापस गाड़ी में चले गए थे। हमने अपनी रात गाड़ी में गुजारी है। तो जब हमारी किस्सा सारा उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने कहा, क्या तुम हमें वो घर दिखा सकते हो? हम दोनों ने कहा, नहीं, हम वो नहीं दिखा सकते, ना हम वहाँ पे जाना चाहेंगे, वो बहुत ही खौफनाक है। उन्होंने कहा, किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम यहाँ की हेल्प ले सकते हैं, हुकूमत से हेल्प ले सकते हैं। ये हम जंगल में नहीं है, यहाँ पे कानून है। उन्होंने हमें इस तरह कायल किया कि हमें मानना पड़ा कि हो सकता है हम डर गए हों, हमारा वहम हो। अब रोशनी भी फैल चुकी थी और हमारे अंदर भी हिम्मत आ चुकी थी, क्योंकि हमारा सामान भी वहीं पे पड़ा था।
और अब मैं भी चाहता था कि हम उस जगह पे जाएं, जो हमने देखा है वो क्या है। मनान नहीं मान रहा था, उसको बड़ी मुश्किलों से उन्होंने कायल किया, मैंने भी आखिर कायल किया कि मनान मैं भी तो तैयार हो रहा हूँ, अब हम 4 लोग हैं, बूढ़ी या बूढ़ा हुए भी तो अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जिस रास्ते हम गए थे, जाली के पास पहुंचे, वो जो दलदल के पास थे, और उसके पास चलते चलते उसी रास्ते से चलते चलते आखिर हमें दूर से वो मकान नज़र आ गया। और जब हम उस मकान के करीब पहुंचे तो उन दोस्तों को हमने मुखातिब किया, अब हम तुम्हें बताते हैं क्या रास्ता है, क्या है, तुम गलत समझ रहे हो ना, झूठ समझ रहे हो, हमारा खौफ समझ रहे हो, आओ हम तुम्हें बताते हैं। उसी तरह हम उनको लेके गए सीधा, वही जैसे जैसे हम बताते गए वैसा वैसा ही वो मकान था, वही बरामदा था और सामने वही कमरा था जहाँ पे वो मैं बूढ़ी नज़र आई थी। हम बहुत एहतियात से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, बहुत अलर्ट थे, हमने कुछ इस तरह के डंडे और चीज़ें भी उठा ली थी कि अगर वो हमला करते हैं तुम अपने आप को बचा सकें। हम चलते चलते उस दरवाजे के करीब गए जहाँ पे वो बूढ़ी थी, तो मैंने उस जगह को ढूंढा जहाँ से मैंने आंख लगा के अंदर देखा था, वो जगह भी मुझे मिल गई। और जब मैंने आंख लगा के अंदर झांका तो अंदर कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा हुआ था, बिस्तर तक भी नहीं था जहाँ पे वो हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। तो मैं मुड़ा और दोस्तों से कहा अंदर तो खाली है। उन्हें कहा खोलो दरवाज़ा। जब हमने दरवाज़ा खोला तो अंदर वाकई बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था, कोई हांडी नहीं थी, कोई बुढ़िया नहीं थी, कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब हमने अंदर सारा जायज़ा ले लिया, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा सामान का है, हमने कहा ऊपर। तो हम दोनों चलते हुए उसी तरह ऊपर गए और ऊपर जब दरवाज़ा खोला तो जैसे हमने सामान रखा था, हमारा सामान वहीं पे वैसा ही मौजूद था। तो दोस्तों ने कहा सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। हमने अपना सामान उठाया, फिर भी घर को अच्छी तरीके तसल्ली की, कुछ भी नहीं था। मनान ने एक बात जो कही थी कम से कम वो हाँ उस वक्त सच नज़र आई। वो जो इर्द गिर्द दरख्त बने हुए थे वो जिस तरह के घने थे, उनकी जो हमने शाखें देखी जो अंदर भी आई हुई थी, वाकई उनके ऊपर खून लगा हुआ था। जो परिंदे उस पर बैठते थे, जो उसने कहानी हमें बाद में घर पहुँच के सुनाई कि वो परिंदे वो जब गोश्त तोड़ के लाते थे जो खून से भरा होता था, वहीं पर उन शाखों पर बैठ के खाते थे, तो वाकई उन शाखों पर खून था। वो किसी जानवर का था, इंसान का था, किसका था, लेकिन उन शाखों पे लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन करीब जाने पे देखने से लगता था। हम वहाँ से बाहर निकले, चलते चलते उस ग्रिल तक पहुँचे और फैसला हुआ कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे। अब मैं और यानी कि शानी और मनान इस हक़ में नहीं थे कि यहाँ पर रात गुजारी जाए, यहाँ से निकला जाए। चलते चलते हम गाड़ियों तक भी पहुंच गए, उन दोनों को गाड़ियों का रास्ता भी याद था, हम भटक गए थे। हम गाड़ियों तक भी पहुंच गए और जब हम गाड़ियों के अंदर बैठने लगे और गाड़ी हमने स्टार्ट की, वापसी के लिए मोड़ी, थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि आगे से हमें एक गाड़ी आती हुई नजर आई। वो भी इसी वीराने की तरफ आ रही थी, लेकिन हमने देखा वो गाड़ी जूं ही हमारे करीब आई तो उसने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली, जैसे वो हमसे मुखातिब होना चाह रहे हो, हमसे बात करना चाह रहे हो। ऐसे हुआ, गाड़ी जब आहिस्ता हुई तो हमने भी अपनी गाड़ी रोक ली, आहिस्ता कर ली, तो वो गाड़ी भी रुक गई। अब हमारी गाड़ियाँ इस अंदाज में लगी थी आगे पीछे कि वो बिल्कुल हमसे बात करने के लिए रुका हुआ था। उसने अपना सर बाहर निकाला, वो एक बूढ़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी ना, तकरीबन उसकी उम्र 60-65 साल 70 साल के करीब होगी। उसने हमसे हाय हेलो किया और उसने हमसे पूछा इधर कहाँ गए थे। हमने कहा यार हम झील की तरफ जाने लगे थे, लेकिन फ़ैसला हमने बदल दिया। तो उसने हंसते हुए कहा बूढ़ा मिला तुम्हें? मैं और शानी चौंक पड़े, मनान और शानी चौंक पड़े उसके लफ्ज़ से। बूढ़ा? तो मेरे बाकी दोस्त जो रात को अलग हो गए थे हमसे, उनमें से एक बोला कौन सा बूढ़ा? उसने कहा वही अक्सर जो लोगों को उधर ग्रिल के पास खड़ा हुआ मिलता है और कहता है इधर ना जाना और इस तरह, तुम्हें नहीं मिला? तो मनान बोला हाँ हमें मिला था। तो हमारी तरफ वो मुतवज्जे हुआ और कहा आप सच कह रहे हो? कहानी हमने तो कहानियाँ सुन रखी हैं कि ऐसे बूढ़ा मिलता है और वो इस तरह बुलाता है और वहाँ पर जो मकान है वो वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ पे किसी की आबादी नहीं है, लेकिन वहाँ पे किसी अक्सर के लोगों ने वहाँ पे बूढ़ी औरत को भी देखा है। तो शानी बोला वो बूढ़ी औरत जिसको अक्सर लोग देखते हैं वो कौन है, उसकी क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है? उसने कहा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, कहानियाँ हमने सुन रखी हैं यहाँ के बारे में। जो कहानियाँ हैं कि एक बूढ़ा नज़र आता है, अक्सर लोगों को इस तरह कहता है कि ये इधर ना जाओ वहाँ ना जाओ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने उस घर के अंदर उस एक बूढ़ी को देखा है और एक ढांचे को देखा है। वो जो ढांचा असल में उसी बूढ़े का है जो मिलता है, उसका नाम भी उसने कहा उसका ये नाम है, और जो बुढ़िया है उसका ये नाम है। वो दोनों मर चुके हैं, कब के मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो जो बूढ़ा है अक्सर लोगों ने उसको ढांचे के रूप में देखा है, वो जो बेड पे ढांचा है वो इसी का है, क्योंकि इनकी मौत भी सुनने में आया ऐसी ही हुई थी। ये बूढ़ा मर गया था और ये बुढ़िया उसके साथ इस ढांचे के साथ
उम्र गुजारती रही, यहाँ तक कि वो भी मर गई। और लोग जब वहाँ पे पहुँचे थे आखिरी दिनों में, तो वो एक ढांचा था और उसके साथ बुढ़िया मरी पड़ी थी। तो कहते हैं लोगों ने उनको वहीं करीब ही दफना दिया था। वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन इस तरह बंदों को नज़र आते हैं। मैंने तो सुन रखा है, मैं तो डर के वहाँ से जाता भी नहीं उस जगह पर, लेकिन आते जाते जो लोग हैं उनसे पूछता हूँ तुमने कभी देखा, तो क्या तुम लोगों ने कुछ देखा? तो मैं शानी कहता है मैंने फ़ौरन कहा नहीं हमने देखा नहीं, बूढ़ा हमें मिला था और उसने कहा ऐसा ऐसा उसका हुलिया था। उसने कहा हाँ हाँ वो यही उसका हुलिया है, इस तरह का मिलता है। उसने कहा हमें मना किया तो हम लोग वापस जा रहे हैं। हमने उनको बताना बेहतर समझा हम उसको ना ही बताएं, क्योंकि हम डर चुके थे पता नहीं ये भी उनमें से कोई ना हो, या ये भी कोई हमारे दिल में अब ये चल रहा था पता नहीं वो तो जो थे अब ये भी कोई उन्हीं का किरदार ना हो। तो हमने उनको बगैर बताया और गाड़ियाँ, उसके बाद उनको खुदा हाफिज़ कहा, उनका थैंक यू अदा किया और गाड़ियाँ भगा दी। क्योंकि वो हमें जो बता रहा था कि उसने देखा नहीं था, लेकिन उसने भी किस्से कहानियाँ जो सुन रखी थी, बूढ़े का मिलना और बूढ़ी का एक ढांचे के साथ रहना, अक्सर लोगों ने ये कहानियाँ सुन रखी थी। तो उस लम्हे हमारे दिल में इतना खौफ पैदा हो गया था कहीं ये भी उनका हिस्सा ना हो, ये भी हमें कोई नई कहानी सुना के रास्ता हम भटक जाएं और भाग जाएं। और उसके बाद हम ऐसे भागे कि उसके बाद हमने तौबा कर ली, किसी भी ऐसी जगह पे कभी भी नहीं जाएंगे जहाँ पे इस तरह के बुरे वाक़यात हों। अब भी हम शिकार पे कभी कभी जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे हों। वो एक आखिरी वाक़या था जिसने हमें इतना डरा दिया था कि उसके बाद अकेले हमने कभी ज़िंदगी में कैंपिंग नहीं की। फिर हम हमेशा ऐसी जगह को ढूंढते थे जहाँ पे और लोग भी हमारे साथ कैंपिंग कर रहे हों। तो उन्हें कही हमारी ज़िंदगी का वो एक सच्चा और वो एक वाक़या था जिसको आज तक हम दोस्त नहीं भूल सके। आज भी एक दोस्त हमारे की वो कहते हैं अल्लाह को प्यारा हो गया है, 3 दोस्त आज भी हम हैं और इस वाक़े को याद करते हैं। तो उन्होंने ये वाक़या आमिर ख़ान को सुनाया। तो नाम मैं फिर ना भूल जाऊँ उनका नाम जिन्होंने भेजा है, उनका नाम है जी आमिर ख़ान, मैरीलैंड यूएसए में रहते हैं। उनको ये कहानी सुनाई और उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई कि उनके दोस्तों की कहानी है जिनके साथ ये एक सच्चा वाक़या पेश हुआ था। तो ये थी जी आज की कहानी। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। कहानी भेजने का तरीका यही है, आप मुझे वॉइस मैसेज करें लंबा सा, उसमें पूरी कहानी मुझे सुना भी सकते हैं। और अगर कोई बात भूल जाए वॉइस मैसेज में, एंड में एक छोटा सा एक और भी वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में अपना नाम, अपना शहर, अपना मुल्क बताएं। और ये भी मुझे बताना है कि आपका नाम शहर रियल बताना है या फ़र्ज़ी बताना है। और इस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। और अगर आप लिखना चाहते हैं, आप उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में आप कहानी मुझे लिख के भी भेज सकते हैं। आप वॉइस मैसेज करें या कहानी लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ आपका लिखा हुआ होना चाहिए स्टोरी, STORY इंग्लिश में, या उर्दू में स्टोरी लाजमी आपने लिखना है, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि ये और मैसेज नहीं स्टोरी है। यानी वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, आखिर में स्टोरी लाजमी लिखें। और आपने इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर के लोग हैं वो पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +92 313 665550। मैं रिपीट करता हूँ +92 313 665550। और जो पाकिस्तान से मिलाएंगे वो मिलाएंगे डायरेक्ट नंबर 0313 665550। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।